बाहर अभी जो है वो टीए भाई और बाकी ज़ात मुझे बता रहे थे कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी अब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड हो गई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ एक गूगल ड्राइव का लिंक है। उस गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए होते हैं। जो हमारा साथ साथ टेस्ट होता जाएगा और उसका कुछ अरसे बाद सोल्यूशन वो वहाँ पर अपलोड होता चला जाएगा। जो चैप्टर ख़त्म होगा, अगर हम क्लास में उसके पास पेपर्स ना देख सके तो उसकी पास पेपर की डिस्कशन की वो वीडियो जो एक दफ़ा अपने तौर पर सवाल देखने के बाद फिर देखनी चाहिए, वो वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाया करेगी। उसके अलावा ओरिएंटेशन वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा मेरी किताब सॉफ्ट फॉर्म में वहाँ पे हर चैप्टर के नोट्स अलग से, सवाल अलग से, आंसर्स वगैरह अलग से, वो सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है। तो ताकि आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह से हो या कोई लेक्चर अचानक से मिस हो जाए या किसी वजह से हमें ऑनलाइन देना पड़े कि जो गवर्नमेंट ने एकदम से कह दिया जी अगले 4 दिन कॉलेज बंद रहे या इस तरह से करके, तो उसमें कुछ लोग जो फिज़िकल ऑनली आए हुए होते हैं उनको ज़रा ईज़ हो जाए तो फिर वो उस गूगल ड्राइव में हम वो चीज़ डाल देते हैं और वो गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। डन। कल कुछ पढ़ा, कल कुछ बहुत मज़े का पढ़ा। हमने पहले देखा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये एक बड़ी आसान डेफिनेशन निकली। तो ये प्राइवेट कंपनी क्या चीज़ है? प्राइवेट कंपनी या तो सिंगल मेंबर हो सकती है या मल्टी मेंबर हो सकती है ज़्यादा। अच्छा, जो ज़्यादा मेंबर्स वाली कंपनी है उसमें कोई 2-3 क्या रुकावटें हैं? रिस्ट्रिक्शन है 50 मेंबर से ऊपर नहीं जा सकते और शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। शेयर ट्रांसफ़र आराम से नहीं हो सकते और पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर डिबेंचर फलाना फलाना जो जो चीज़ें भी कंपनी ऑफर करती है ये ख़रीदो। तो ना पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, ना शेयर आराम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ना 50 से ऊपर जा सकते हैं। ऐसी लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं जिसने अपने आर्टिकल्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी होती है। यहाँ तक सब क्लियर? ठीक। फिर उसके बाद आप लोगों ने इससे आगे पढ़ा और हमने ये समझा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, ये बात तय हुई। जॉइंट मेंबर्स का क्या पढ़ा था? अगर जॉइंटली शेयर होल्डर्स होंगे, ज़्यादा शेयर्स कुछ शेयर्स ज़्यादा लोगों ने मिलकर ख़रीदे हुए होंगे तो वो मिला के एक सिंगल मेंबर काउंट होगा। ठीक हो गया। प्राइवेट कंपनी या एसएमसी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन? सॉरी, अभी आपने कहा एम्प्लॉइज़ शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपने कल कहा एम्प्लॉइज़। जी, इन्होंने कहा जी अभी आपने कहा एम्प्लॉइज़ शामिल नहीं होंगे और कल आपने कहा था एम्प्लॉय शामिल होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं कंपनी लॉ के एक फ्रेमवर्क पे चल रहा होता हूँ, आप आते हैं और मुझे पकड़ के साइड पे ले जाते हैं और फिर मेरे से एक सवाल पूछते हैं। फिर मैं वो सवाल बताने के बाद आपको कहता हूँ जो मैंने बताया वो किताब से बाहर निकल के बताया है। फिर मैं वापस आता हूँ किताब में, तो आपने भी मेरे साथ साथ वापस आना है। कल मैंने यही बताया था, लेकिन क्लास में एक भाई ने कहा सर अगर कुछ एम्प्लॉई ऐसे हों जो शेयर्स भी खरीद लें, तो मैंने कहा था अगर वो शेयर्स खरीद लें अपने तौर पे तो फिर वो मेंबर में काउंट होंगे। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी है उसमें 3 मेंबर्स हैं और 50 एम्प्लॉइज़ हैं तो एम्प्लॉइज़ को हमने काउंट नहीं करना, लेकिन इन 50 में से अगर 10 लोगों ने शेयर्स भी खरीदे हुए होंगे तो फिर वो मेंबर काउंट होंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात है शेयर्स का ख़रीदना। अगर एम्प्लॉइज़ के पास शेयर्स नहीं है तो एम्प्लॉइज़ मेंबर काउंट नहीं होंगे और अगर शेयर्स हैं तो मेंबर काउंट होंगे। डन। ये इस तरह से था जी। प्राइवेट पब्लिक में सवाल? रिडीमेबल कैपिटल किताब में एक जुमला लिखा हुआ था या एक वर्ड लिखा हुआ था रिडीमेबल कैपिटल। असल में ये बताना चाह रहे थे कि वो कंपनी जो मार्केट को ऑफर कर सकती है कि आओ मेरी सिक्योरिटीज़ खरीदो। ये सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ मुख्तलिफ तरह के कागज़ होते हैं। जैसे शेयर्स हैं, कंपनी अपने शेयर देती है, लोग कंपनी को पैसे देते हैं। फिर आपने सुना होगा प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर देते हैं पैसे। फिर एक डिबेंचर होता है, लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे के अगेंस्ट उनको एक लोन का डॉक्यूमेंट देते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से चलते चलते कुछ रिडीमेबल कैपिटल भी होता है। रिडीमेबल कैपिटल का मतलब है कि आप किसी को कहते हो ये सिक्योरिटी ले लो मेरे से, पैसे दे दो, और कुछ अर्से बाद कंपनी उससे वो कागज़ वापस लेके उसको सिक्योरिटी वापस कर देती है। तो रिडीमेबल कैपिटल का मतलब है काबिल वापसी। शायद अकाउंटिंग में आपने कहीं पढ़ा हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो जिसने ख़रीदा है वो बाद में उसे कंपनी को वापस दे के पैसे ले सकता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिडीमेबल कैपिटल कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ने कहा था कि वो कंपनी जो रुकावट डाल दे कि लोगों से हमने पैसे नहीं लेने, किस मद में? शेयर्स फलाना फलाना फलाना, इनमें से किसी भी मद में। क्लियर?
पब्लिक और प्राइवेट में सवाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई रुई है मेरे आसपास। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ तो बाहर रुई उड़ रही थी, बाहर तूफान आया हुआ है जी। सर कंपनीज के साथ जो लिमिटेड का वर्ड है ये मेंबर्स को रिप्रेजेंट जी, कंपनीज के साथ जो लिमिटेड का वर्ड है ये मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइबिलिटी को, ये लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इन कंपनियों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ताकि लोग नाम देखते साथ ही घबरा जाएं और पूछें कि ये लिमिटेड क्या है। तो उसको जो डील करने वाले हैं वो उसे बताएं कि भाई लिमिटेड का मतलब है ये अनलिमिटेड नहीं है, इसकी महदूद लाइबिलिटी है। अब लिमिटेड के अलावा क्या क्या वर्ड्स होते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कंपनी की जो कैटेगरी होती है ना उसके नाम के साथ उसी तरह से लिखा होता है। कुछ के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, कुछ के साथ गारंटी लिमिटेड लिखा होगा, तो वो कैटेगरी के हिसाब से लिखा होता है। वो भी हमने आगे सिलेबस में पढ़ना है जी। यहाँ से क्या सवाल था सर? प्राइवेट कंपनी में लिखा हुआ कि मतलब रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने के शेयर, ठीक है। तो उसका मतलब है वो बेच नहीं सकते या? जी, रिस्ट्रिक्शन है, शेयर ट्रांसफ़र करने के ऊपर रुकावट है। कल इस रुकावट पे काफ़ी सारी बात हुई और मैंने आपको फिर यही बताया कि मैं ये सिर्फ बात आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लेकिन हमने अपने सिलेबस में क्या समझना है, रुकावट है। किस किस्म की रुकावट है हमने कल इस पर बात की। कल आप आए, मेरे को इसी वजह से कंफ्यूजन कि आपने वो जानते थे 7 शेयर होल्डर्स वाली वो 7 बाई कीमत की कंपनी है जी जी, तो 3-4 को सेठ ने खरीद लिया, 3-4 को सेठ ने ख़रीद लिया। तो अब ये कैसे हो गया? इसलिए कि मैंने फिर उसके बाद जुमला क्या बोला था, उन्होंने लेक्चर नहीं लिया था। अगर लेक्चर लिया होता तो वो कंपनी पहले दिन क्या बनाते, प्राइवेट बना देते, प्राइवेट बना देते तो फिर मसला हल हो जाता। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर इतने आराम से अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जी। सर प्राइवेट में मिनिमम और मैक्सिमम शेयर होल्डर तो बता दिए, लेकिन पब्लिक में कितना होगा? जी, प्राइवेट में मिनिमम और मैक्सिमम तो बता दिए, पब्लिक में क्या होगा शायद इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो किसी जगह वो भी पता लग जाए। लेकिन अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो कम से कम 3, ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। प्राइवेट में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50, एसएमसी में कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो कम से कम 3 होते हैं पब्लिक में। थोड़ा सा आगे 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हम यही बात पढ़ेंगे। और सर हम मज़ीद पढ़ते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड। जी जी, उसमें कितना होगा? जी हम आगे अनलिमिटेड पढ़ें या लिमिटेड पढ़ें, वो लाइबिलिटी की किस्में हैं और ये किस्में हैं पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। तो आपने कंपनी बनाते हुए बताना होता है हम उन 3 में से किसी एक कैटेगरी में हैं और इन 2 में से किसी एक में हैं। तो इन 2 में से जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मिनिमम नंबर तय होते हैं। अब आप भले लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, आप अगर पब्लिक हैं तो आपको कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं ये आपके प्राइवेट या पब्लिक स्टेटस के साथ होते हैं। एसएमसी में 1 होता है, अदर प्राइवेट में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं और बाकी सारी कंपनियों में कम से कम 3 होते हैं, यानी पब्लिक कंपनियों में कम से कम 3 होते हैं। सर ये जो 3 मेंबर्स को होने चाहिए इसमें कंपनी भी आ सकती है? जी, ये जो 3 मेंबर्स हैं ये कौन होने चाहिए? 3 ऐसे लोग जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं और आपको पता है कंपनी के शेयर्स कोई दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, तो इन 3 इंसानों में एक कंपनी भी हो सकती है जी। सर पब्लिक कंपनी में अगर कोई मेंबर जाना चाह रहा है और वो अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकता है? जी, पब्लिक कंपनी में अगर एक मेंबर जाना चाह रहा है तो क्या वो अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकता है? सिर्फ रिडीमेबल शेयर्स वो होते हैं जो वापस बेचे जा सकते हैं, बाकी कंपनी अपने मेंबर से अपने शेयर खुद वापस नहीं खरीदती जी। प्राइवेट कंपनी में एक जगह कॉमी की मिस्टेक है, प्राइवेट कंपनी में एक जगह कॉमा की मिस्टेक है, ठीक है, तो वो कॉमा किस जगह पे लगा हुआ है? लास्ट टाइम शेयर ठीक है, तो फिर उसमें अब शेयर्स के बाद कॉमा आना चाहिए, ठीक है जी। तो शेयर्स के बाद कॉमा मिसिंग है, तो वो कह रहे हैं कि जो एंड पे लिखा है ना शेयर डिबेंचर एंड फलाना, तो शेयर के बाद अगर कॉमा आ जाए तो मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जी। और कोई सवाल? कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक्शन 46 के मुताबिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक को प्राइवेट? क्या पब्लिक को प्राइवेट आपने पहले नहीं बोला था? प्राइवेट से ठीक है जी, प्राइवेट से पब्लिक में शिफ्ट हो सकता है या नहीं? हाँ जी हो सकता है सेक्शन 46 के मुताबिक। क्या रिवर्स कन्वर्जन हो सकती है? हाँ जी, सेक्शन 47 या 48 के मुताबिक। वो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। बड़ा प्यारा सा सिलेबस है, आप जितना मर्जी दूर घूम फिर के आएँ, सैर करें, मैं आपको ज़रूर मालूमात दूंगा, लेकिन वापस आना ज़रूर है। जैसे मैंने आपको भी कहा था ना कि वापस आ जाना है, वो हम इधर उधर की नहीं, आपको कहा था शायद, तो इधर उधर की बातें जो करते हैं, प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मैं एक टॉपिक कराता हूँ, फिर आप में से कोई एक थोड़ा सा दूर जाके सवाल पूछता है, मैं उसे जवाब दे के आता हूँ, लेकिन कोई और बच्चा बेचारा वहीं ख्याल में रह जाता है। वो खामखा समझता है कि शायद ये लेक्चर में ही बात थी, किताब में उसे मिलती नहीं।
तो इसलिए मैं सारा लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको इधर इंग्लिश ज़रूर दिखा देता हूँ कि हमने एक्चुअल में क्या पढ़ा। तो इधर उधर की मालूमात अलग है, लेकिन याद उतना रखना है जितना किताब में। तो पब्लिक प्राइवेट भी बन सकती है, प्राइवेट पब्लिक बन सकती है, लिमिटेड अनलिमिटेड बन सकती है। ये सारी कंपनियां आपस में कभी भी चेंज हो सकती हैं, उसके प्रोसेस बताए हुए हैं। सेक्शन 46 से 50 के दरमियान के कुछ सेक्शंस हैं जो सारी कन्वर्जन बताते हैं, इनमें से कोई भी सिलेबस में नहीं है जी। ठीक है, एक मिनट, अभी SCCP से पहले ये पब्लिक प्राइवेट को पहले हम मुका के जाएं। पब्लिक प्राइवेट में कोई सवाल पक्का? अब चलते हैं SCCP एंड रजिस्ट्रार। SCCP जी, SCCP is also empowered by SCCP Act 1997 to exercise many powers and functions. ठीक हो गया। SCCP was operationalized on 1st January 1990. बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने एक टेक्निकल प्रॉब्लम निकाला कि कानून है 1997 का और ऑपरेशनलाइज कब हुआ SCCP 1999। इसका मतलब है इन्होंने एक अच्छे वक्त में कानून बना के रख लिया था कि हम इस कानून के तहत एक अथॉरिटी बनाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना था इन्होंने, तो वो सारे प्रोसेस से गुजर के उसको ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद इसको लॉन्च कर दिया। तो कानून बना था 97 में, लेकिन जो प्रैक्टिकली ये आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था सही से, वो यानी कि जो इदारा बना था वो 1999 में, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में ही समझे 98 के एंड पे वो ऑपरेशनलाइज हो गया था। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक कानून पहले बना होता है, चीज़ बाद में आती है। जैसे ICAP की एजुकेशन स्कीम 2014 में अप्लाई हुई थी, एजुकेशन स्कीम 2022 से ऑपरेटिव हुई थी। तो दिस हैपन कि उन्होंने स्कीम उस वक्त बना के फाइनल की थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते करते उन्हें टाइम लग गया था। तो जिसको हम एजुकेशन, जो इस वक्त चल रही है एजुकेशन स्कीम 2021 कहलाती है, लेकिन इसके तहत जो पहला इम्तिहान हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो लॉ पहले आ जाता है कई दफ़ा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। जी, एक इंतहाई रेलेवेंट सवाल आया कि एजुकेशन स्कीम 2025 भी क्या फ़ाइनल हो गई है। मैं इंतहाई रेलेवेंट मजाकन का है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन समझाते एग्जांपल दी थी, लेकिन आप लोग दूर निकल जाते हैं। अभी पता है क्या होगा, मैं भाई का जवाब दूंगा, फिर कल एक भाई कहेंगे कि सर कल ये वाली डिस्कशन हुई थी, किताब में नहीं लिखी हुई। तो एजुकेशन स्कीम 2025 पे ईयर कौन सा लिखा हुआ है? 25। अभी हम कौन से ईयर में? 24। 21 वाली कब आई थी? 22 में। 13 वाली कब आई थी? 14। तो अगर ट्रेंड देखें तो 25 वाली 26 में आनी चाहिए। तो 26 में क्या आप लोग कैफ में होंगे? तो आपको इस वक्त किस पे फोकस करना चाहिए? कमरी लॉ के पेपर पे। इतना क्यों सोचते हैं आप? क्यों परेशान रहते हैं? ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, बचपन में सोचते हैं कि हम बड़े क्यों नहीं हो रहे, बड़े होकर आज़ाद हो जाएंगे, जब मर्ज़ी बाहर निकल जाओ, जो मर्ज़ी कर लो। और बड़े होकर सोचते हैं कि बचपन में कितने मज़े किए, बचपन वापस क्यों नहीं आ रहा। हाल में जिए, इस वक्त आप बहुत खुश हैं, 2 साल बाद क्या होगा वो सोच के अपने आप को आज क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या वो स्कीम को आने से हम रोक सकते हैं? क्या उसको टाइम से पहले ला सकते हैं? क्या ये कंफर्म है कि वो 2025 में आ भी सकती है? क्या ये यकीन कामिल है कि 2026 में भी आ जाएगी? लेकिन एक चीज़ पे हमें ज़रूर यकीन है, हम पेपर दे रहे हैं इस दफ़ा, एक चीज़ पे ज़रूर यकीन है कि आज सर जो पढ़ा रहे हैं मुझे घर जाके पढ़ के ज़रूर आना है। तो हमेशा सर्टन फैक्टर्स पे कैलकुलेशन किया करें, हमेशा अनसर्टन पे ना करें। पिछले 1.5 साल से इतने सारे लोग, 1.25 साल से इतने सारे लोग खामखा FR2 MFA का पेपर उठा लेते हैं। सर वो हमने सुना है कि एक चांस है कि शायद ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाए। और भाई जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन ये वाली बात सोच लेना। जब नहीं है तो क्यों अपने दिमाग को गलत जगह फंसाते हो? कंपनी लॉ उठा के दे दो, ऑडिट उठा के दे दो, कुछ और पेपर उठा के दे दो। नहीं सर वो असल में वो फलाना टीचर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांस है, तो चांस है, यकीन तो नहीं है ना। तो सारी डिसीजन मेकिंग हमेशा यकीनी फैक्टर्स पे किया करें। 2025 की स्कीम अगर आएगी तो यकीन माने वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल कर रही होगी, तकलीफ़ में नहीं डाल रही होगी, आपके नंबर ऑफ़ पेपर्स कम कर रही होगी, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के क्राइटेरियाज़ को रिलैक्स कर रही होगी। वो बेसिकली इसीलिए उस स्कीम पे काम कर रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई हुई हैं या जो चीज़ें थोड़ी सी गलत सेट हो गई हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। अब ऑब्वियसली वो जब भी कुछ कोशिश करेंगे तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, कुछ को नुकसान हो जाएगा। जैसे सब के सब कह रहे थे कि जी वो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्टें जो है वो नए बच्चों को दी हैं, पुराने बच्चों को नहीं दी, हमें भी मिलनी चाहिए।
आई अपने अचानक से सबको 2 अटैम्प्ट दे दी। तो वो वाले बच्चे जिनकी आखिरी अटैम्प्ट थी और आखिरी 1 साल था, वो FR1-2 इकट्ठे दे सकते थे। अचानक से पता लगा अब आप नहीं इकट्ठे दे सकते क्योंकि आपको 2 इजाफी अटैम्प्टें मिल गई। तो किसी का फ़ायदा हो गया, किसी का नुकसान हो गया। तो इसलिए इतना मत सोचें। हम अभी 2024 में, अभी 25 तो नज़र भी नहीं आना शुरू हुआ। और मैंने आपको बताया 13 की स्कीम 14 के एंड पे आई, 21 की स्कीम 22 में आई, तो शायद 25 वाली स्कीम आते आते 26 हो जाए शायद। और इतना आगे तक सोचने नहीं चाहिए। आप अगर कैफ 7 में, तो मुझे लग रहा है कि अगली अटैम्प्ट आपकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट होगी इंशाल्लाह। शायद किसी एक आध की ये वाली अटैम्प्ट क्वालिफाइंग अटैम्प्ट हो। तो ये सोचेंगे मैं ये 3 कैसे पास करूं। इतने सारे बच्चे जो है वो मुझे मिले, कहते हैं सर हमें नहीं लग रहा कि हम एक अच्छी फर्म में जा सकेंगे। मैं कहा जी ये ख्याल आपको कब से आ रहा है? उन्होंने कहा पिछले 4 साल से हमें लग रहा है कि हम अच्छी फर्म में नहीं जा सकते, क्योंकि अच्छी फर्म तो उन बच्चों को मिलती है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं। तो मैंने कहा आपने फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं पास किया? सर इसलिए कि ये टेंशन थी कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं उनको बड़ी फर्म मिलती है। तो इतने टेंस हो गए, यानी इतने टेंस हो गए कि अटैम्प्टें माइनस होना शुरू हो गई, काउंट होना शुरू हो गई कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ना किया तो अच्छी फर्म में नहीं जा सकेंगे। तो फ्यूचर की टेंशन में इतना बाजार हो गए कि अपना आज ख़राब कर दिया। तो इस वक्त एक चीज़ सोचें, जो आपने पेपर उठाए हैं ये सारे पास करने हैं। जो पेपर पास कर रहा होता है ना, वो पलट के ये नहीं पूछ रहा होता इस वक्त स्कीम क्या चल रही है, अच्छा मेरे साथ क्या होगा। ये कौन पूछ रहा होता है? जो अटक रहा होता है, जो रुक रहा होता है, जो डर रहा होता है। आज 2024 में बैठ के 2025 को सोचें ही मत। जो पेपर सामने है, हाथ में है, उसको अटेम्प्ट करें और बेहतरीन अटेम्प्ट करें। अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। सुकून इसी में ही है, वरना परेशान रहने को तो बहुत सारे ख्यालात दुनिया में हो सकते हैं। टेंशन लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर खा जाएगा इंसान को। टेंशन लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं 5 साल बाद पाकिस्तान होगा भी या नहीं होगा। टेंशन लेनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स दुनिया पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे। टेंशन लेनी है तो बता देता हूँ क़यामत की निशानियाँ बहुत सारी पूरी हो गई हैं, तो पता नहीं शायद अगले साल क़यामत ही आ जाए। तो टेंशन लेने के तो बहुत कुछ है। तो वो टेंशन लेते रहें और अपना आज ख़राब करते रहें। और दूसरी आसान ऑप्शन क्या है? परफॉर्म करते रहें, तेज़ी से परफॉर्म करते रहें। आप जल्दी जल्दी पेपर पास कर लें। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई स्कीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर आप पेपर पास कर रहे हैं। स्कीम बिगाड़ती है उसका जिसके कुछ रहते हैं, कुछ नहीं रहते, दरमियान सा स्टेटस होता है। जो ठकाठक पेपर पास करके तेज़ी से आगे जा रहा है, हर स्कीम में उसको फ़ायदा ही होगा, उसे नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सोचेगा कि नई स्कीम में मेरा क्या होगा, उसको ज़रूर नुकसान होगा। क्योंकि अभी काउंसलिंग में वाकई ऐसे लोगों से मिला जो इस परेशानी में फ़ेल हो रहे हैं कि फ़ेल हो गया तो फर्म नहीं मिलेगी अच्छी। और अगर वो ये सोच ही ना रहे होते तो शायद पास भी कर रहे होते। तो इधर वापस आते हैं, कंपनी लॉ में उतरते हैं। तो 2025 की स्कीम इन्होंने कहा फाइनल हुई या नहीं हुई। तो आईकेप ने अपनी तरफ से उसका ड्राफ्ट शेयर करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा फटे हुए। उसके बाद आईकेप ने कहा नहीं अभी इसमें से कुछ भी फाइनल नहीं है, हम इसको सोचेंगे। आज तक उन्होंने 4 दफ़ा नई स्कीम का डॉक्यूमेंट शेयर करने की कोशिश की और चारों दफ़ा जिन जिन लोगों के सामने की उन्होंने उस पर इतने एतराज़ और इतने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दिए कि उन्होंने उसको दोबारा से रोक लिया कि अच्छा ज़रा दोबारा बाद में कभी इस पर बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। डन। तो अगर ये जानना है कि उसके साथ क्या है तो वो अभी बिल्कुल भी किसी भी फाइनल स्टेज पे नहीं है। अभी उस पर गौर व फिक्र जारी है। पता नहीं वो 4 साल तक चले या 1.5 साल तक चले या साल तक चले, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि सितंबर में अटैम्प्ट आ रही है और ये भी ज़रूर पता है कि वो इसी स्कीम के मुताबिक है। ये फैक्टर्स मेरे हाथ में, ये फैक्टर्स आपके हाथ में है। तो मैं पढ़ाते हुए नहीं सोचूंगा कि 25 की स्कीम में सीलो मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप पढ़ते हुए क्यों सोच रहे हैं? डन। ठीक है। अगर अभी भी किसी के ज़हन में सवाल है कि कंपनी लॉ अगर मर्ज हो गया तो हमारा क्या होगा, सवाल तो बड़ा है। मैं ज़ाहिर है जो ये सवाल पूछ रहा है उसे पता है कि वो अगली 2 अटैम्प्ट तक कंपनी लॉ में फ़ेल हो रहा होगा और उसके बाद अगर मर्ज हो गया पेपर तो उसका क्या होगा, वही पूछेगा ना। जो पेपर पास करके चला जाएगा क्या वो पूछेगा कि सर बी लॉ और सी लॉ मर्ज हो गया तो मेरा क्या होगा? ये सवाल कौन पूछेगा? जो आज ये सोच रहा है कि मैंने पेपर फेल करना है। और जो सोच रहा है मैंने पेपर फेल करना है वो मेरी क्लास में क्या कर रहा है? इस क्लास में किस नीयत से आए हैं? पढ़ने के लिए। और कब आए हैं? रिजल्ट के बाद। तो हम तो पहले दिन से यकीन कामिल पे हैं।
तो फेलियर तो सोचने का ताल्लुक ही नहीं बनता हमारा, हमने मूविंग फॉरवर्ड आगे चलना है। चलिए मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने कंपनी लॉ पास कर लिया ना तो ICAP बी लॉ सी लॉ के साथ जो मर्जी करे आपको कुछ नहीं होना, तब चलेगा, ये पक्की गारंटी है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के सवाल हमारे ख़त्म हुए थे। SECP और रजिस्ट्रार के सवाल, SECP एंड रजिस्ट्रार में कोई कन्फ्यूजन? इस्लामाबाद में अब 2 ऑफिस आ गए, एक हेड ऑफिस आ जाएगा और एक रीजनल जोनल ऑफिस आ जाएगा। तो अगर ICAP में कोई MCQ आए और वो कहें कि जी बताएं SECP के कितने ऑफिस हैं, 6, 8, 9, 5, तो हम कहेंगे 9, चूँकि एक हेड ऑफिस है और 8 जोनल ऑफिसेज हैं, तो इस्लामाबाद में हेड ऑफिस भी है और जोनल ऑफिस भी है। जी जी, SECP रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनीज, तो क्या इसमें फॉरेन कंपनीज आती हैं? देखिए यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं आती। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंपनीज। हमें कंपनी की डेफिनेशन पता है, वो क्या होता है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। दूसरा क्या लिखा है? बैंकिंग, हमें नहीं पता, बैंक के लॉ की कोई कंपनी होगी। तीसरा क्या लिखा है? इंश्योरेंस, हमें नहीं पता, इंश्योरेंस की कोई कंपनी होगी। चौथा क्या लिखा है? मुदारबा। पांचवा क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस। इसमें कहीं पे भी उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला, कहीं पे भी एस्टेब्लिश आउटसाइड नहीं बोला, कहीं पे भी फॉरेन नहीं बोला। जब उन्होंने नहीं बोला तो हम क्यों परेशान हो? तो हमें ये याद रखना है कि SECP 5 तरह की कंपनियों को रेगुलेट करता है, कंपनी लॉ वाली कंपनियों को, बैंक को, इंश्योरेंस को, मुदारबा को और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। ये सीलो की बड़ी अच्छी बात है कि जितना है बस उतना ही है। जी, SECP और रजिस्ट्रार में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? SECP और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? SECP और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेट सेटअप है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेट सेटअप है। ये इन्वेस्टर्स ने एक ज़माने में मिलके बनाया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको रेगुलेट ज़रूर करेंगे, हम इसमें बीच में आएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज बनाया है मेंबर्स ने, ये जो ब्रोकर्स नहीं होते, स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने मिलके, अलग अलग पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये कहा कि भाई 3 अलग अलग मत बनाओ, ये तो मजाक ही बना हुआ है, इन तीनों को मर्ज करके एक बना दो। तो पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, आपने सुना होगा KSE 100 इंडेक्स, ये होता था कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स। अब KSE, LSE और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज ये सब मर्ज हो चुके हैं और अब कहलाती है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ओनर्स हैं वो प्राइवेट लोग हैं, मेंबर्स हैं, ये जो वो लोग हैं ब्रोकर्स वगैरह हैं, ये इसके ओनर हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, ये गलत तरीके से चले, तो SECP कुछ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से वहाँ पे नामजद कर देता है और इस कंपनी को, जो स्टॉक एक्सचेंज नामी कंपनी है, इसने SECP के बताए हुए रूल्स को फॉलो करना होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज अपने अंदर भी एक कंपनी है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो वाली कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है, जिसकी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ कानून साजी के थ्रू कंट्रोल करना चाह रही है। जैसे ICAP के मेंबर गवर्नमेंट नहीं है, ICAP के मेंबर्स हम लोग हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो टेक्निकली एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन ये चलती किसके कवानीन पे? तो गवर्नमेंट ने हमारे बोर्ड पे भी अपने कुछ बंदे बिठाए होते हैं ताकि हम कोई ऐसा काम ना करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरह से है कि वो एक प्राइवेट सेटअप है, लेकिन गवर्नमेंट उसको थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल कर रही होती है और वहाँ पे अपने बंदे बिठाए होते हैं। तो SECP बड़ा इदारा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कंपनियों से रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे वो, तो अकॉर्डिंगली जो स्टॉक एक्सचेंजेस के भी मामलात हैं वो भी घूम फिर के इन्हीं के एम्बेड में आ जाते हैं SECP के। तो SECP बड़ा नाम है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और स्टॉक एक्सचेंज एक इदारा है जो बहुत सारे और इदारों की तरह SECP के रूल्स को फॉलो करता है। स्टॉक एक्सचेंज को कभी कभी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज भी बोल देते हैं, नया नाम इसका सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज है। तो कुछ लॉ में इसको सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोलते हैं, कुछ जगह स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो आपने दोनों में से कुछ भी लिखा देखना है तो इसको SECP नहीं समझना। SECP लॉ ने या तो लिखा होगा पूरा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या एब्रीविएशन लिखा होगा SECP, या लिखेंगे कमीशन बड़े C के साथ कमीशन। तो अगर कहीं लिखा है ना कि कमीशन के पास है इसका इख्तियार, तो इसका मतलब वो SECP की बात कर रहे हैं। डन। वापस इधर आते हैं, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन SECP और रजिस्ट्रार में? सब क्लियर है? कहानी आगे बढ़ाएं।
कहानी आगे बढ़ाते हैं, आज की कहानी। और गुंजाइश कितनी है? अगर हम कभी आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ ले तो दुखी तो नहीं होंगे? ये फाइनली अवाम में जोश नज़र आ ही गया। वक्त का हिसाब रख के ठीक है जी, हम होल्डिंग और सब्सिडी ही पढ़ लेते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अकाउंटिंग में पढ़ा है इसके बारे में? क्या चीज़ होती है? होल्डिंग कंपनी जो मेन बड़ी कंपनी होती है, और सब्सिडरी कंपनी जो छोटी कंपनी जो उसके अंडर आ रही होती है। यानी कि कंपनियों में एक आका कंपनी बन जाएगी, एक गुलाम कंपनी बन जाएगी, एक गालिब होगी, दूसरी मगलूब होगी, एक कंट्रोल कर रही होगी, दूसरी कंट्रोल हो रही होगी। इंसानों में तो रिश्तेदारियाँ होती हैं कि हम कहते हैं ये वालिदैन है, ये औलाद है। कंपनियों में तो वो खून के रिश्ते ही नहीं होते, कंपनियाँ चलती हैं पैसों पे, तो कंपनियों के रिश्ते भी पैसे वाले होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी को औलाद बनाना चाहते हैं, अपने अंडर लेके आना चाहते हैं, अगर एक कंपनी चाहती है कि दूसरी कंपनी मेरे अंडर आ जाए, तो फिर उसको अपने आप को होल्डिंग बनाना पड़ेगा। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे वो आपकी बन जाए सब्सिडरी और आप उसके बन जाए होल्डिंग। अब लॉ ने कुछ मजाकिया सी बातें की। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बड़ी कमाल है। वो कहते हैं कोई भी कंपनी कभी भी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी हो। कोई कंपनी दूसरी की होल्डिंग तभी हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी पहली की। तो इसका मतलब अब हमें सब्सिडरी समझना पड़ेगा। सब्सिडरी समझ आएगी तो होल्डिंग समझ आएगा। सब्सिडरी कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी H और एक कंपनी S। रूल नंबर 1, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, अगर एक कंपनी एट एनी गिवन टाइम दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, तो पहली कंपनी बन जाती है होल्डिंग और दूसरी बन जाती है सब्सिडरी। याद रहेगा। ज़ाहिर है कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जिन्होंने खरीदे होते हैं उसके मालिक होते हैं। तो अगर एक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स किसी और कंपनी ने खरीदा हुआ है तो उस कंपनी की मेन मालिक कौन बन जाएगी? वो वाली कंपनी। एक रूल 50 से ज़्यादा, मैंने यहाँ लेस ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ये मोर देन 50 है, यानी 50 से ऊपर, चाहे 50.000001 हो, लेकिन 50 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स आ जाएं तो दूसरी कंपनी आपके अंडर आ जाएगी और फिर वो वही करेगी जो आप उसे कहेंगे। चूँकि कंपनियों में फैसले दो जगह होते हैं, या मेंबर्स अपनी मीटिंग में फैसले करते हैं या डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में फैसले करते हैं। तो जब जब मेंबर्स की मीटिंग में फैसले हो रहे होंगे उनमें कौन हावी आ रहा होगा? होल्डिंग, जिसके पास दूसरी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर्स हैं। रूल नंबर 2, एक और तरीका है जिससे आप उसे सब्सिडरी बना सकते हैं। आप दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हासिल कर लें। मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर आपके पास आ जाए। किसी भी वजह से अगर एक कंपनी के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर ले या रिमूव कर ले, तो पहली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी, दूसरी सब्सिडरी बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास शेयर्स हो और किसी के पास डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार हो, तो एक कंपनी की 2 होल्डिंग्स भी हो सकती हैं। दोबारा समझ लेते हैं। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स हो या एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, ये कैसे आएगी? ये पावर तो शेयर्स की वजह से नहीं आती होगी। क्या कोई और ऐसी रीज़न जहन में आ सकती है कि एक कंपनी के पास खामखा बिला वजह बगैर शेयर्स खरीदे दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए? कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। कैसे? बात सही है।
लोन दिया हो? लोन दिया हो। ये कंपनी का शेयर कैपिटल है 50 लाख। इसने हबीब बैंक को कहा कि हमें 2 करोड़ का लोन चाहिए। हबीब बैंक ने कहा भाई तुम लोग खुद 50 लाख का शेयर कैपिटल रखते हो, 2 करोड़ का लोन लोगे तो ये वापस कैसे करोगे, और भाग गए तो मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा आप हमारी कंपनी देख लें, हमारी परफॉर्मेंस देख लें, हम भागने वाले नहीं हैं। जब हबीब बैंक ने कंपनी को देखा तो कंपनी तो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी निकली। तो हबीब बैंक ने कहा अच्छा ठीक है लोन दे देता हूँ, लेकिन चूंकि ये तुम लोगों की कैपेसिटी से 4 गुना लोन है तो मेरे लोन की शर्त ये है कि तुम लोगों की कंपनी में 8 डायरेक्टर्स होते हैं, 5 मेरे होंगे उनमें से। क्योंकि देखो ना तुम मेरा लोन ले रहे हो तो तुम लोग अगर आगे पीछे हो गए, भाग गए, कुछ और किया तो मैं किसको पकड़ूंगा। तो जो आपको लोन देता है, वही बात है कि एक ज़माने में एक अजीम लीडर ने कहा था कि जब कोई आपको लोन देता है तो आपकी आज़ादी छीन लेता है। तो जैसे हम IMF से जब लोन लेते हैं तो फिर पेट्रोल की प्राइस हम नहीं तय करते, IMF तय करता है। फिर स्टेट बैंक का गवर्नर हमने कैसे लगाना है वो IMF तय करता है। फिर फलाना काम कैसे होगा, फलाना प्रोजेक्ट कैसे होगा, इवन बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रेट, बहुत सारी चीज़ें वो IMF तय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि टैक्स पेयर से कितना टैक्स वसूल करना है, क्योंकि वो मानता है कि उसके पैसों से हम चल रहे हैं। जब उसके पैसों से चल रहे हैं तो उसको डर ये है कि हमसे रिकवरी ना हो, तो वो हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है कि भाई पागल हो गए हो, पेट्रोल का ये प्राइस रखो, लोगों से ऐसे टैक्स लो, फलाना काम ऐसे करो। और क्या हम इनकार कर सकते हैं? हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी ने दूसरी को इतना बड़ा लोन दिया हो कि वो कहीं आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स हमारे होंगे, तो फिर ऐसे में वो वाली कंपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमेशा कंट्रोल किया करेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स जिनके होंगे फैसले उन्हीं के होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर पॉइंट या रिमूव करने का इख्तियार हासिल कर ले, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन जिसके कंट्रोल में चली जाए वो बन जाएगा होल्डिंग। तो शायद एक कंपनी की 2 होल्डिंग हो, एक के पास शेयर होल्डर्स का आधा हो, एक के पास डायरेक्टर्स का आधे से ज़्यादा हो। तो जिसके पास शेयर होल्डर का आधे से ज़्यादा होगा वो भी होल्डिंग कहलाएगी, जिसके पास डायरेक्टर्स का आधे से ज़्यादा होगा वो भी। लेकिन मेंबर्स की मीटिंग में वो पावर एक्सरसाइज करेंगे और डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये पावर एक्सरसाइज करेंगे। इसके ऊपर तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जोक भी है, इत्तेसलात और PTCL। मुशर्रफ दौर की बात है, ये लोग PTCL को बेच रहे थे, शेखों की कंपनी को, अरबी शेखों को PTCL बेच रहे थे। पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी तो उनके साथ ये तय किया कि जी हम आपको PTCL की होल्डिंग बना देंगे। अभी ये बेसिक मामला तय हुए थे कि अचानक से अवाम में शोर मच गया और अवाम जनाब उन्होंने वो कर दिया कि लो जी पाकिस्तान के असासे बिकने वाले हैं, पाकिस्तान की कंपनी बिकने वाली है, ये वो शोर शराबा सोशल मीडिया पे आ गया। तो गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने TV पे आके कहा कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई टोला है जो मुल्क को ख़राब करना चाहता है। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते हैं ना। तो इस तरह की उन्होंने बात की और कहा कि मैं आप तमाम पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जाके PTCL के पब्लिकली उसके अकाउंट्स मौजूद हैं, जाके देख लें कि उसके शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट के पास कितना है। जब लोगों ने जाके देखा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोट किया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 65% शेयर्स हैं PTCL के। तो ये झूठ बोल रहे हैं लोग कि हमने PTCL बेच दी है। भाई एक कंपनी दूसरे को सब्सिडरी कैसे बना सकती है? अब सहाफ़ी जो सामने थे उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था, एक ही बात उन्हें समझ आती थी, सर जी आधे से ज़्यादा शेयर देंगे। तो उन्होंने कहा खुद बताओ 65% शेयर जब गवर्नमेंट के पास हैं तो क्या इत्तेसलात होल्डिंग बन सकती है? यार को अकल को हाथ मारो, क्या बात करते हो, गलत बात पे शोर मचाना शुरू कर देते हो। इनको राज़ी किया, इत्तेसलात वाले आ गए, उन्होंने कि आपने कहा था होल्डिंग बनाएंगे, वादे पे कायम है, सारे डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करेंगे PTCL के, सारे फैसले आपके होंगे। वो तो पब्लिक स्टेटमेंट थी, आपको कंट्रोल चाहिए ना कि PTCL वो करे जो आप चाहें, आ जाएं। 100% डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करें, शेयर्स होल्डिंग आधे से ज़्यादा हमारे पास रहने दें ताकि हमारी भी पब्लिक सेविंग रहे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी सब्सिडी बन गया PTCL और इत्तेसलात की भी सब्सिडी बन गया। क्या बात समझ आई? तो एक ये दूसरा रूल है, आप इससे भी सब्सिडी बना सकते हैं। एक तीसरा रूल भी है, एक कंपनी आपको नज़र आ रही है कि आप कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, मैं इसको किसी तरह से सब्सिडी बना लूँ। आपका नाम है फ़र्ज़ करें जे,
आपने कहा मैं इसको सब्सिडी बना लूँ, पता ही लगा कि एक और कंपनी है एम जिसने 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं के। तो जिस के को आपने सब्सिडी बनाना था वो नहीं बना सकते क्योंकि वो तो किसी और की सब्सिडी है। आपने कहा अच्छा, आपने उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। इसे सब्सिडी बनाना था, नहीं बना सकते थे क्योंकि ये किसी और की सब्सिडी थी। तो आपने क्या किया, आपने उस किसी और को सब्सिडी बना दिया, जिससे ऑटोमेटिकली ये भी सब्सिडी बन गई। तो तीसरा रूल है सब्सिडरी की सब्सिडरी। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी ही होती है। तो अब आप हमेशा बताएंगे कि कंपनी को सब्सिडी बनाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें उसके। एक तरीका ये है कि आप आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर, यानी डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल करने की पावर अपने पास ले आएँ। और तीसरा तरीका क्या है, सब्सिडरी की सब्सिडरी। आप एक ऐसी कंपनी को सब्सिडरी बना दें जिसकी सब्सिडरी ये वाली कंपनी हो, तो मसला हल हो जाएगा। क्या ये तीनों रूल समझ आ रहे हैं? ये जो सब्सिडरी की सब्सिडरी होती है ना, ये लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयर। फर्ज करें एक कंपनी ए की सब्सिडरी बी की सब्सिडरी सी की सब्सिडरी डी की सब्सिडरी ई, ये इस कंपनी की लेयर्स कहलाएंगी। इस कंपनी के नीचे कितनी लेयर्स हैं, आपकी सब्सिडरी, उसके नीचे सब्सिडरी, उसके नीचे सब्सिडरी, तो ये कहलाती हैं लेयर्स। कितनी लेयर्स हो सकती हैं? ये जैसे ही आप देखते हैं जहन में पहला सवाल ये आता है कि कितनी लेयर्स हो सकती हैं। कंपनी लॉ ने इसका इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया, हमारी किताब में इसका जवाब मौजूद है, एज में बी स्पेसिफाइड। एग्जैक्टली यही लिखा है कि कंपनी एक वक्त में कितनी लेयर्स रख सकती है, एज में भी स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा जी हम बता देंगे। अब वही बात है, यहाँ वो दुख होता है कि जो ओरिजिनल लॉ जब आ रहा था तो उसमें 7 लिखा हुआ था जी। IKEA ने अभी तक क्या किया, IKEA ने अभी तक सिर्फ एक ही दफ़ा इस पर टेक्निकल सवाल बनाया था और उसमें 5 कंपनियों के आपस में ताल्लुक़ बताए हुए थे और आपसे कहा था बताओ इनमें से कौन होल्डिंग सब्सिडरी किसकी है। क्योंकि अभी तो मैंने इससे अगली वाली बात नहीं बताई, जो बताऊंगा तो कहानी बिल्कुल ही आउट हो जाएगी। लेयर समझ आइए, एक कंपनी के नीचे बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। किसी भी ख़ास तरह की कंपनी के नीचे कितनी तरह की लेयर्स होंगी वो SECP बता देगा। सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्टेड कंपनी को 7 से ज़्यादा लेयर्स रखना मना है, 7 से 7 से ज़्यादा। लेकिन हमारी किताब ये कहेगी जितने एज में भी स्पेसिफाइड। अब अगली ख़तरनाक बात भला क्या है, ये जो 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदने वाला रूल है ना, इसमें होल्डिंग प्लस लेयर्स है। बड़ी मज़ेदार बात हो गई, शायद आप इसकी गहराई तक नहीं पहुंच रहे। एक कंपनी है Z, इसने खरीदे हुए हैं उसके 30%, इसकी इस वाली सब्सिडरी ने खरीदे हुए हैं उसके 25%, तो Z बन गई A की सब्सिडरी। अगर एक कंपनी ने खुद या अपनी लेयर्स के साथ मिल के किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी भी बन जाएगी। हमने कहा ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स कितने खरीदे? 30। 25% शेयर्स किसके पास हैं? सी। तो इसका मतलब है मैंने डायरेक्टली 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं और मैंने इनडायरेक्टली अपने एक नौकर के थ्रू, अपने एक महकूम के थ्रू 25% शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो ये 30% शेयर होल्डिंग तो मेरे पास डायरेक्टली है और ये 25% शेयर जिसके पास हैं वो मेरी जेब में है। तो इसका मतलब है कि ये भी मेरे पास हैं, ये भी मेरे पास हैं, दोनों को जमा करें 55%। सब्सिडी बनाने के लिए कितना चाहिए था? तो ये ए की सब्सिडी भी बन गई, हालांकि ए ने इसके आधे से ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदे हुए जी। एग्जैक्टली 50% पे सब्सिडी नहीं बनेगी, मोर देन 50%, तो चाहे वो 50.00001 ही क्यों ना हो। तो दोबारा सुन लें, पहला वाला रूल अब रिवाइज करते हैं। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली के साथ ब्रैकेट में बताएं थ्रू लेयर्स,
या थ्रू इट्स सब्सिडरीज। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की डायरेक्टली या अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलजुल के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए तो नीचे वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी और ऊपर वाली होल्डिंग बन जाएगी। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात है जी। सर ए से ई तक कितनी लेयर बनी है? जी ए से ई तक कितनी लेयर्स बनी हैं? ये पहली लेयर है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लेयर्स। और सर डायरेक्टर में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक ही लेयर होती है? बिल्कुल, डायरेक्टर में ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर आप और आपकी लेयर्स मिलके चला रहे हो, तो इस रूल में आप डायरेक्ट खुद कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को खुद कंट्रोल कर रही हो तो सब्सिडरी बनेगी। लेकिन शेयर होल्डिंग वाले रूल में इनडायरेक्ट भी अलाउड है। आपके पास शेयर्स हो एंड आपकी सब्सिडरीज के पास हो और वो टुगेदर मिला जुला के कितने हो जाए, 50% से ज़्यादा। तो ICAP ने इस पर एक दफ़ा काफ़ी तकलीफदेह सवाल बनाया। अचानक से पहली और आखिरी दफ़ा वो मूड में आया। इस चैप्टर में ज़्यादातर रट्टे वाले सवाल हैं, लेकिन अचानक से किसी पेपर में बैठ के उन्होंने सोचा न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो पेपर में बच्चे गए तो सामने एक टेबल बना हुआ था, 5 कंपनियां थी और उन्होंने 5 कंपनियों के आपस में शेयर्स खरीदे हुए थे। फिर उसने उनमें से कहा कि उस वाली कंपनी और उस वाली कंपनी के दरमियान रिलेशन बताओ। तो हो ये रहा था कि एक दूसरे की सब्सिडी बनती थी, एक होल्डिंग बनती थी, फिर जो होल्डिंग होती थी वो किसी और की सब्सिडी बनती थी और वो सब्सिडी किसी और के साथ मिलकर किसी और की सब्सिडी बन जाती थी। सर अब यहाँ पे जो जी है जी जी वो भी एक लेयर काउंट होगी? जी, अब जी क्या काउंट होगी? सब्सिडरी काउंट होगी। किसकी? सी की? नहीं, एक ही। जी हाँ, अब ये भी लेयर बन गई है। ये अब हमारी सब्सिडी बन गई। यूँ समझिए ये बी के साथ आगे खड़ी हो जाएगी कि एक ही ये बी भी सब्सिडरी है और एक ही जी भी सब्सिडरी है। तो ये जो किसी भी लेवल पे हो ना, वो हमेशा आपकी सब्सिडरी है। 5 लेयर्स बन गई? नहीं, असल में वो आपसे इमीडिएट नीचे वाले लेवल पे आ गई है। तो लेयर का मतलब आपसे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, कितना नीचे तक जा सकते हैं, वो लेयर्स हैं। जी जी, अगर ए ने किसी और कंपनी के भी शेयर्स लिए हो, अगर ए ने किसी और कंपनी के भी शेयर्स लिए हुए जेड ने भी लिए हो, चलें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं। ए ने किसी के 28% शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो किसी है वाई, और जेड ने उसके कितने खरीदे हुए हैं? 30 कर लें। रूल पढ़ते हैं, अगर एक कंपनी आधे से ज़्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी के खुद या सब्सिडरियों के साथ मिला के खरीद ले, ए ने खुद कितने खरीदे हुए? और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एनालाइज किया है कि जेड सब्सिडरी बन चुकी है, तो जेड ने कितने खरीदे हुए? तो 30% इसने खरीदे हुए, 28% उसने खरीदे हुए, टोटल कितने हो गए? तो ये भी सब्सिडरी बन गई। जी, अब कोई लीगल प्रोसेस भी होगा। अभी आपने शेयर होल्डिंग ले ली है, अभी तक तो मामला सीधा है, लेकिन साल के एंड पे आप अपने ग्रुप को जब डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे मैं और मेरी सारी सब्सिडरी हम लोग एक कंबाइंड ग्रुप में आते हैं। तो बहुत सारी जगह लॉ पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा ये वाला रूल होल्डिंग पे भी अप्लाई करेगा और सब्सिडरी पे भी अप्लाई करेगा। ये वाला काम अपने सब्सिडरीज के साथ मिल के करना है। तो सब्सिडरी का स्टेटस समझने के लिए हम इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं। वंस कोई सब्सिडरी बन गई तो लॉ में अक्सर लिखा होगा ये वाला रूल उस कंपनी और उसकी सब्सिडरियों पर अप्लाई होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारा हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ए ने 28% लिए हैं और जो जेड है उसने 30%। ठीक है, तो अब जो वाई है वो एक ही सब्सिडरी होगी ना? हाँ, एक ही बनेगी, जेड की नहीं बनेगी। उसके जो शेयर्स हैं आप ज़्यादा भी, हाँ, ज़्यादा भले जेड ने खरीदे हुए हैं, लेकिन निशानी लगाते हैं, क्या जेड ने अपनी सब्सिडरी समेत मिलजुल के इसके आधे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए? नहीं खरीदे हुए। क्या सी ने अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलजुल के खरीदे हुए? नहीं। क्या ए ने अपनी सारी सब्सिडरीज के साथ मिला जुला के इसके 50% से ऊपर खरीदे हुए? हाँ। अगर ये भी होता ना कि 10% इसके पास होते, 10 इसके पास होते, 10 इसके पास होते, 10 इसके पास होते, 10 इसके पास होते और 10 इसके पास होते, तो भी ये सब्सिडरी बन जाती। क्योंकि कोई भी कंपनी खुद और अपनी औलाद के साथ मिलके जहाँ जहाँ जो खरीदे वो उसी कंपनी का माना जाएगा। ए के पास 28% ना होते, बी के पास होते। ले जी, ये काम भी कर लेते हैं, मसले कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं।
ये लें जी, ये बी आ गया। रूल दोबारा से पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी खुद और अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलजुल के अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, होल्डिंग ने खुद खरीदा हुआ है? नहीं, एक सब्सिडरी ने खरीदा हुआ और दूसरी ने खरीदा हुआ है। इसने कितना खरीदा हुआ है? 28। इसने कितना खरीदा हुआ है? 30। तो ए और इसकी सब्सिडरियों ने मिला के कितना खरीदा हुआ है? 58। बन गई सब्सिडरी। सर 50% ZY के शेयर ज़्यादा खरीद लेता है, 50%। ले जी, सवाल फिर चेंज कर लेते हैं। 52% शेयर्स खरीद लिए जेड ने वाई के। बड़ी मज़े की बात। तो वाई जेड की सब्सिडरी भी बन गई और वाई ए की सब्सिडरी भी बन गई। इन्होंने कहा कि अगर Z 52% खरीद ले तो ये होल्डिंग बन गया, ये सब्सिडरी बन गया। अच्छा, ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी थे, इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी बन गई। उस रूल से देख लें या इस वाले रूल से देख लें। सर आईकेएप में इतनी कॉम्प्लिकेशन आएगी? क्या आईकेएप में इतनी कॉम्प्लिकेशन आएगी? ये मूड पे डिपेंड करता है कि कभी कभार आईकेएप पिछले 25 साल में एक दफ़ा मूड में बैठा हुआ था और एक दफ़ा इसी तरह का सवाल बना डाला था कि उस वाले ने उस वाले के उतने खरीदे हुए, उसने खरीदे हुए, उसने उसके इतने खरीदे हुए हैं। सर वाई की लेयर काउंट होगी अब? वाई क्या है? वाई अब लेयर काउंट होगी, मतलब लेयर? जी, लेयर तो काउंट होगी। जो सब्सिडरी है वो किसी ना किसी तरह से लेयर तो कहलाएगी। लेयर और सब्सिडरी को सेम रख सकते हैं? जी, क्या लेयर और सब्सिडरी को सेम कह सकते हैं? सब्सिडरी और सब्सिडरीज की सब्सिडरीज को मिला के कलेक्टिवली जो वर्ड बोला जाता है वो लेयर है। तो एक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज और उनकी जितनी भी सब्सिडरीज और उनकी उन सब की जो जो जिस लेवल पे जितनी भी सब्सिडरीज, वो सब क्या कहलाएंगी? लेयर्स। अभी 5 लेयर्स ही हैं। जी, अभी भी 5 लेयर्स। अभी तक लेयर तो 5 ही हैं, क्या करें। हाँ, अगर ये भाई साहब मज़ीद किसी को नीचे ले आए ना तो फिर ज़रा कहानी आगे बढ़े। अभी तो ये कज़न्स वगैरह आ गए ना, चाचा के बच्चे, मामे के बच्चे, ताए के बच्चे। तो ये जो ये आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों से नीचे जब इनकी औलाद होगी तो फिर वो अगली लेयर आएगी। अभी तो ये ऊपर चाचे मामे, मतलब अभी तो आपसे 2 जनरेशन नीचे कहानी चल रही है। एक को फौजी फाउंडेशन को भेज देते हैं, लाख पैसे खत्म हो गए। एक को क्या करते हैं? फौजी फाउंडेशन को भेज देते हैं। ठीक है जी, इन्होंने कहा हम एक को फौजी फाउंडेशन को भेज देते हैं, उससे क्या होगा? पैसे खत्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएगा? सर आपको क्यों ऐसा लगता है कि फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्या अस्करी बैंक पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है? 10वें नंबर पे भी नहीं आता। आप मेहनत करें, हसद ना करें, परफॉर्म करें। जहाँ जहाँ जो परफॉर्म कर रहा है वहाँ वहाँ उन्होंने टक्कर दे दी है। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन में टक्कर दे दी DHA को। जो अच्छा काम करता है वो टक्कर दे देता है, लेकिन आप काम भी अच्छा ना करें और फिर सड़ें कि जी वो तो बड़े और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो बस वही है, मेहनत कर, हसद ना कर। वरना अगर वाकई ऐसा होता जो आपके जहन में जो गुमान है, असल में ना आपने नफ़रत बहुत पाली है, तो आपके जहन में गुमान ये है कि शायद बिज़नेस सिर्फ फौजियों का चलता है। वही बात है, अगर ऐसा होता तो अस्करी बैंक पाकिस्तान नंबर 1 बैंक होता ना, क्यों नहीं है? अस्करी सीमेंट जो है या फौजी सीमेंट जो है वही चलता पूरे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, अगर वो ऑर्गेनाइज लेवल पे बिज़नेस करते हैं और वो अच्छे तरीके से चलाते हैं तो जो कंपेटिटर उनको कम्पीट करता है, क्या ऐसा है कि हबीब बैंक के सारे बंदों को उठवा लिया गया है? तो क्यों नहीं होता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपको इमेज दिखाया जाता है ऐसे ही होता होगा? अगर ऐसा होता तो वाकई सारे बैंक के सारे ऊपर के लोग तो गायब हो चुके होते हैं, हवा में होते हैं, किसी को किसी मुल्क जाके मार दिया होता, किसी को कहीं जाके मार दिया होता। इतना बुरा नहीं है जितना आपको आपकी मोहब्बत सियासी नेगेटिव कहानी दिखा रही है। मत करें इतनी नफ़रत, यकीन माने अल्लाह आप लोगों को कभी मौका देगा, खुदा ना खास्ता कभी कोई आफत आएगी ना, फिर आपको नज़र आएगा कि सारे भाग जाते हैं, आपके सारे सियासी लोग भाग जाते हैं, काम फिर फौजी आते हैं, वही नहरें भी साफ़ कर रहे होते हैं, वही ज़लज़ले में भी लोगों को मदद कर रहे होते हैं, वही सैलाब में भी अपनी जानें दाव पे लगा के बैठे हुए होते हैं। आप सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की स्टोरी दिखा दिखा के वीडियो पे सिर्फ नफ़रत फैलाते रहते हैं। मत करें ऐसा, यकीन करें, अंदर के इंसान को साफ़ करें, थोड़ा सा पाकीज़ा पानी से गौसल करें, अंदर के इंसान को
इत्मीनान दें। आप लोग बहुत नफरत पाल के बड़े हो रहे हैं, आप लोग नहीं रह सकेंगे इस मुल्क में। आप लोगों के जहन में पता नहीं क्या पल रहा है। यकीन माने इतनी बुराइयां नहीं हैं, ना इतनी दहशतगर्दी हैं, ना इतने मसले हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक ख़ास जगह पे, ख़ास ग्रुप में आपको ख़ास तरह से चीज़ दिखाई जाती है। हम यहाँ पे 4,500-5 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आप फेसबुक पे जाके देखें हम हैं ही नहीं। फेसबुक पे आपको वो नज़र आएगा जो पढ़ा भी नहीं रहे होते। तो ये फेक फैब्रिकेटेड दुनिया होती है, आप इससे मत इमेज लिया करें। आप अपने इर्द गिर्द हकीकत देखा करें, ज़मीनी रियलिटी क्या है। तो आप लोग बहुत दूर हैं हक़ाइक़ से। तो थोड़ा सा फेसबुक से बाहर निकलें, असल ग्राउंड पे आएँ। तो ग्राउंड में वही बात है कि अस्करी बैंक हरगिज़ पाकिस्तान का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां नहीं है। और इससे ऊपर के सारे बैंकों के सारे ओनर्स मर नहीं गए हैं, वो ज़िंदा हैं और उनको कोई परेशानियाँ नहीं हैं और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने बिज़नेस किया, उन्होंने कम्पीट किया, वो आगे निकल गए। जो कम्पीट नहीं करता वो सड़ता है, वो फिर सोशल मीडिया पे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डालता है, जी मैं क्या करूँ, मुकाबले में फौजियों का बिज़नेस है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं, इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। जी सवाल क्या था? सर अगर एक को कोई मतलब एक ही ऊपर से होल्डिंग आ जाए तो अगर एक ही कोई होल्डिंग आ गई तो ये सारे के सारे बेचारे उसकी भी सब्सिडी भी बन जाएंगे। जो इतने ऊपर से आएगा वो फिर सबको खा जाएगा। अगर अमेरिका को कंट्रोल करने वाला मुल्क आ जाए तो बस फिर हम उसके भी गुलाम बन जाएंगे। हाँ जी, क्लियर सवाल? सर जी की होल्डिंग है, कौन किसकी होल्डिंग है? एक दफ़ा देखना पड़ेगा, आप लोगों ने सिनेरियो इतनी दफ़ा बदले हैं। जी कौन किसकी होल्डिंग? जी की होल्डिंग मैंने नहीं कहा, ऐसा कहीं भी नहीं है। क्या मतलब शेयर 2 रुपए के ले लेंगे तो होल्डिंग थोड़ी बन जाएंगे? अगर 50 से ऊपर ले लें, कागज़ पे अभी ऐसा नहीं लिखा हुआ, आप कहें तो मैं लिख दूँ। नया सिनेरियो बनाते हैं, लें जी 55% शेयर्स खरीदे हुए हैं सी ने जी के, तो फिर वाई भी सी की सब्सिडी, तो वाई सी की सब्सिडरी भी बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और सी ऑलरेडी ए की सब्सिडरी है और जी भी ए की सब्सिडरी है, तो वाई ए की सब्सिडरी भी बन जाएगा और फिर बी की भी सब्सिडरी बन जाएगा जी, और वाई भी सी की सब्सिडरी होने की वजह से, बी की सब्सिडरी होने की वजह से ए की सब्सिडरी भी बन जाएगा। तो अब आप जितना भी खिचड़ी बनाते जाएंगे, एक रूल याद रखना है, जब एक कंपनी अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके किसी भी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो वो वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। और जब वो सब्सिडरी बन गई तो वो भी उसी बकेट में आ जाएगी कि अब उसके साथ भी मिलके किसी और के खरीद लिए तो वो भी सब्सिडरी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले ही जुमला आसान सा दिया था, अगर होल्डिंग कंपनी अपनी लेयर्स के साथ मिलके आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले तो जिसके खरीदे गए हैं वो इस होल्डिंग की सब्सिडरी बन जाएगी। किताब में आपने अभी तक तो देख लिया होगा मेरे ख्याल में, मतलब वो थोड़ा सा ही लिखा हुआ है तो शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 3 रूल्स हैं, ये तीनों के तीनों रूल समझ आ रहे हैं, लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर आप लोग रेडी हैं सैटरडे के लिए। एक सवाल है सर, जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, जिसके पास 50% ज़्यादा शेयर्स, डायरेक्टली खुद अपॉइंट कर सकते हैं? जी 50% से ज़्यादा जिसके पास शेयर्स हैं, क्या वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? हम आगे चल के पढ़ेंगे। डायरेक्टर कई वजह से अपॉइंट होते हैं, कभी कभी कुछ वोटिंग से अपॉइंट होते हैं, कुछ किसी कॉन्ट्रैक्ट से अपॉइंट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं हर वक्त बैठे हुए होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आधे से ज़्यादा शेयर्स जिसके पास हों, आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स वो ही अपॉइंट कर सके। डायरेक्टर के कई रूट हैं, कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ अपॉइंटेड है। तो अगर किसी कंपनी ने वाकई आधे से ज़्यादा डायरेक्टर शेयर्स की वजह से भी अपॉइंट कर लिए तो वो भी होल्डिंग बन जाएगी। सर कल टेस्ट क्लास के टाइम होगा? कल का टेस्ट किस टाइम पे होगा? यानी कि हमने अभी तक जितना पढ़ा इसी क्लास के टाइम पे, चूँकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप में से किसी का कोई क्लैश नहीं है। आप सबको पता है कि ये टाइम आपने पूरे हफ्ते में तय किया हुआ है कि ये टाइम आपने बर्बाद करना है कम दिलों की क्लास में। तो अब जब आपने तय किया हुआ है और सारा दिन उस रूटीन के आदी बने हुए हैं तो इसी क्लास के अंदर आप इसी टाइम पे आके ये टेस्ट दे रहे होंगे और उसके बाद अगले मंडे पे उसी टाइम पे हम दोबारा मुलाकात करके पहले उस टेस्ट में जो सवाल थे उसको डिस्कस कर रहे होंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चल रहे होंगे। अब आपको जो है वो 1-2 वीडियोस मिल रही होंगी। प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने जितना पढ़ा है
तो ऐसे में कुछ पास पेपर की वीडियो आपसे शेयर कर देंगे कि अगर आपको कोई सवाल ऐसा नज़र आया जिससे आप परेशान हो रहे हुए, या भी रहने दें, जब एक दफ़ा चैप्टर ख़त्म हो जाए तब देखना है एक ही दफ़ा। चलें, फिर चैप्टर ख़त्म होने पे हम वो फिर वीडियोस आपसे शेयर करते हैं, तो उसमें बल्कि फिर वो वीडियो कम से कम शेयर कर देते हैं वो जो होल्डिंग सब्सिडी वाला सवाल है, ताकि कम से कम उसको देख देख के आप परेशान तो होना। ठीक है, फिर वो सवाल हमारे पास अलग से वीडियो भी पड़ी हुई है होल्डिंग सब्सिडी वाली, वो वीडियो आपसे शेयर कर देते हैं। अभी पूरे चैप्टर के पास पेपर नहीं शेयर करते, तो उसमें इसी तरह से वो 5 कंपनियों के 5 से रिलेशन थे, तो मैंने क्लास में खड़े होकर उसको पूरा को समझाया है। उसकी हमारे पास कोई आधे घंटे के आसपास टाइप की एक वीडियो सी बनी हुई है, तो वो आपसे शेयर हो जाएगी, वो गूगल ड्राइव में चली जाएगी और आपके पोर्टल पर भी चली जाएगी। तो कल हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा। याद है हमने क्या कहा था, फ्राइडे वाले दिन हम कितने बज के कितने मिनट तक जो पढ़ेंगे, 37 मिनट तक। इत्तफाकन इस वक्त 37 ही हो रहे हैं। ठीक है जी, तो 5:37 तक हमने जितना पढ़ा वो अब कल टेस्ट में शामिल होगा। टेस्ट से नहीं भागना, आपने अगर प्री में ये हरकत की थी तो अब पोस्ट में ऐसा मत करें। टेस्ट शदीद ज़रूरी हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप आएँ, लिख के पेपर दें, अगले दिन उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। इन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन याद करनी है, कहाँ है कहाँ है? जब मैंने नहीं कराया तो क्यों परेशान होते हैं भाई? आप आगे देख के मत परेशान हुआ करें, जो चल रहा है उसे एंजॉय करें। माजी